आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं। आज हम एक चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं करंट अफेयर। हम जो स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये है अक्टूबर मंथ से रिवीजन सीरीज़, एक तरीके से बोल सकते हो आप इसको। तो हम एक रिवीजन की फॉर्म में इसको स्टार्ट करेंगे और कोशिश रहेगी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस फरवरी फर्स्ट वीक तक मैं आपको फरवरी तक लेके आ जाऊँ। और जब हम फरवरी कर लेंगे उसके बाद हम वापस चलेंगे, ऊपर को चलेंगे अगस्त में, सितंबर में। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट, क्योंकि स्पीड से चलना है। मेरा ये रिवीजन है और आपको भी रिवीजन हो जाएगा मेरे साथ में। तो ये हम दृष्टि की मैगजीन जो हमने ली है, हम दृष्टि से पढ़ेंगे। मैं बहुत लास्ट 2 ईयर्स में मैं क्या पढ़ रहा हूँ, विज़न पढ़ रहा हूँ। तो मैं थोड़ा चेंज किया है टेस्ट को, बार बार उसी चीज़ को पढ़ने से। थोड़े लेंदी है, इसकी 2 पार्ट में ये आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 फर्स्ट 15 डेज़ का होता है, नियर अबाउट 90 पेजेस होते हैं। पार्ट 2 फिर 15 डेज़ बाद आता है, उसमें भी नियर अबाउट 90 पेजेस होते हैं। थोड़ा लेंदी है पर थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी चीज़ों को हम ख़त्म करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक है, ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर मैं इसकी अपलोड कर दूँगा इसकी PDF। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट। जो पहला टॉपिक आता है सुयोमोटो, पावर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सुयोमोटो क्या बोल रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो कुछ ऐसे केसेस लेती है, खुद ब खुद उसको सुनवाई करने लग जाती है। अगर कोई इसमें पेटिशन ना लगाए, कोई इसमें कोई केस फाइल ना करे, वो खुद ब खुद केस ले सकती है। ऐसे कुछ केसेस हैं। पावर तो उसकी NGT की पावर इसमें चेक करेंगे। जो प्री का पॉइंट होगा उसको भी मैं अलग से आपको बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करती है NGT एक यूनिक बॉडी है, उसके पास पावर है ओन इट्स आउन मोशन, वो अपने ही से कोई भी केस सुन सकती है। तो वो पावर है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास कोई शिकायत लगेगा तो ही मैं शिकायत को सुनूंगा। मैं खुद ब खुद शिकायत भी सुन सकता हूँ, कोई लेके भी ना है। तो इस तरह से इसे क्या बोलते हैं, सुयोमोटो। तो टेक ए एनवायरमेंट इशू अक्रॉस द कंट्री, ये एनवायरमेंट इशू पे डील करती है अक्रॉस द कंट्री। हाईलाइट कुछ जजमेंट है इसके, कोई लिमिटेड नहीं है इसके हाईलाइट में, नॉट लिमिटेड, कोई लिमिटेड रूल नहीं है इसका, रूल बहुत बड़ा है। पर NGT इज़ नॉट सिंप्लीफाइड जुडिशियल नेचर, मतलब ये एक तरह से पूरी तरह जुडिशरी नहीं है, पर इसके ट्रिब्यूनल जो है बहुत सारे केसेस वो ले सकती है। जो भी हो रेमेडी नेचर से रिलेटेड जो भी केसेस हो उसको सुन सकती है। तो इसमें क्या है, इसकी कोई लिमिटेड नहीं है इसके रूल, कुछ लिमिट नहीं किए गए इतने रूल इसके। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना। कैपेसिटी जो NGT की इंटेंडेड है, मतलब कि फुल जस्टिस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी जस्टिस उसको सुन सकती है। आर्टिकल 21 राइट कैन नॉट स्टैंड इन नैरो कंप्रेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब कि आपका राइट है। आर्टिकल 21 आपको क्या बोलता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एयर, वाटर का आपको बोलते ही मिलनी चाहिए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं मतलब उसको फुलफिल करती है। अगर इन्वायरमेंट को ठीक करने पे काम कर रही है NGT, कोई केस सुन रही है, तो ये आपका जो फंडामेंटल राइट जो है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल कर रही है। तो ये भी बोल सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है, बहुत सारे काम करती है, केसेस सुनती है, स्पेशलाइज फॉरम है इसके अंदर, वो काम करती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। जो आपका इंटरनेशनल कमिटमेंट है कि हमें इन्वायरमेंट अच्छा करना, तो कहीं ना कहीं ये बाधित है उस चीज़ के लिए। मोस्ट प्रोग्रेसिव ट्रिब्यूनल इन द वर्ल्ड, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये तो होगी कुछ जो मेंस में लिखने के पॉइंट थे। ये लिमिटेड जुडिक्शन नहीं है, आर्टिकल 21 को फुलफिल करती है, मल्टी डिसिप्लिन रूल है इसका, इंटरनेशनल कुछ कमिटमेंट है जो इंडिया ने की हुआ है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करती है और बहुत एक्टिवली काम करती है। ये आपको होगा मेंस के पॉइंट। अब जो पढ़ने वाला है अबाउट द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है ये प्री के पॉइंट आ जाएंगे कि बॉडी है क्या। इस बॉडी को स्पेशलाइज बॉडी सेटअप किया गया था 2010 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, इसका एक्ट लेके आए थे 2010 में, इसको बनाया गया था कि जो केसेस है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अब कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में वैसे ही ऑलरेडी क्रिमिनल और सिविल केस इतने हैं, तो ये सोचते हैं कि एक बॉडी अलग बनाई जाए जो इसके केस सुन जाए। और इंडिया कोई पहली कंट्री ऐसी नहीं है, इससे पहले भी और भी कंट्री ला चुकी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया होगी, आपकी न्यूजीलैंड होगी, उनके पास भी उन्होंने इंडिया से पहले डेवलप की हुई है। तो ऐसा लिखा है इंडिया इज़ द ओनली कंट्री हैव NGT, नहीं, इंडिया तीसरी कंट्री आपको याद रखना है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ठीक है, ये स्पेशलाइज रोल निभाती है अंडर 7 स्पेसिफाइड लॉ। स्पेसिफाइड कोई डिस्प्यूट हो रिलेटेड टू वाटर से रिलेटेड, कोई डिस्प्यूट हो, मतलब कि गंदा कर रहा है पानी को, वाटर सेस से रिलेटेड, जो NGT को पावर देते हैं। तो ये जो एक्ट हैं छोटे मोटे, जो NGT को पावर देते हैं, वो आपको याद रखना है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट भी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी है। अब आपको याद रखना है कौन सा एक्ट नहीं है, क्योंकि तो बहुत सारे हुए।
आपने पढ़ा होगा फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये इसके अंदर नहीं आता पहला। दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये इसके अंदर नहीं आता। तो मोस्टली क्या करता है, इन दोनों को ही पुट कर देता है यूपीएससी, पर ये इसके अंदर नहीं आते। और रिलेटेड टू इन्वायरमेंट सारे आते हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर सेस हो गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं है। एयर एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 हो गया, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हो गया 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गया 2006। तो ये सारे एक्ट इसके अंदर कहीं ना कहीं फुलफिल होते हैं। ये प्री के पॉइंट है, मीन्स में आप कर सकते हैं। इसको क्या है कि कोई केस सुन रही है, इसे कोई भी केस आया तो 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ के अंदर उसको ख़त्म करना है, डिस्पोज करना है। जो उसका निर्णय है उसको सुनाना है। तो उसके बाद लिमिट है, टाइम लिमिटेड है। जो उसकी मेन बॉडी है, प्रिंसिपल बॉडी तो दिल्ली में ही होगी, और कुछ उसकी ब्रांच बनाई गई हैं, जस्ट लाइक हाई कोर्ट्स होती हैं अलग अलग में होते हैं, कुछ ब्रांच बनाई गई हैं भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो कहीं ना कहीं सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनके अंदर इसकी है। भोपाल, थोड़ा पुणे, कोलकाता और चेन्नई, याद रखना ही रख सको तो। जो ट्रिब्यूनल के चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, बात है जुडिशल काम कर रही है थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं उनको जो चेयरमैन होते हैं, प्रिंसिपल बेंच जो होती है उसमें 10 एटलीस्ट 10, मतलब जो प्रिंसिपल बेंच होती है उसमें एटलीस्ट 10 मेंबर होते हैं इसमें, नॉट मोर देन 20 जुडिशियल मेंबर, ठीक है ना। जैसे 20 मेंबर हैं, 20 में से कम 10 जुडिशियल होने चाहिए, और जो एटलीस्ट 10 आर नॉट मोर देन 20 एक्सपर्ट मेंबर। मतलब कि अब ये याद रख लो कि 10 तो जुडिशियल और 10 एक्सपर्ट मेंबर इसके अंदर हो सकते हैं, या 20 मेंबर इसके अंदर हैं। तो आपको ये याद रखना है। अब जो डिसीजन होगा ट्रिब्यूनल का बाइंडिंग होता है। अगर इसने कुछ बोला, जैसे श्री रविशंकर ने एक बार यमुना के किनारे एक महोत्सव किया था, उस पर उन्हें फाइन लगाया था 1 करोड़ रुपए, तो मैंडेटरी होता है, उन्हें भरना होता है। अगर आपको इसके डिसीजन को चैलेंज करना है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 90 डेज़ के अंदर, मतलब कि 90 दिन के अंदर इसने कोई केस सुनाया, तो उनके ऊपर केस था कि उनको इतना फाइन लगाया गया। अब वो फाइन को लेके कहाँ जाएंगे, उन्हें नहीं देना, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं विद इन 90 डेज़ के अंदर। तो आपको ये याद रखना है। कुछ चैलेंज है, ये मेंस के लिए फिर आ गए कि है जो भी है, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशियल 10 एक्सपर्ट मेंबर, ये वो सारे कुछ चैलेंज है। कुछ बोलते हैं कि जुडिशियल ज़्यादा होने चाहिए, एक्सपर्ट कम होने चाहिए, कभी बोलते हैं एक्सपर्ट ज़्यादा होने चाहिए, जुडिशियल कम होने चाहिए। ये बार बार बहस चलती रहती है। सीरियस चैलेंज है, मतलब कि इसका ये बोल तो देता है पर सीरियसली मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं एक्ट को कभी कभी। तो ये भी इसमें इशू है। रिफंड आने का इशू है, पैसा नहीं मिलता है इसको। इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, पैसा नहीं मिलता है। कि ऑब्जर्व द पॉल्यूट, आपने खुद देखा है ना, कोर्ट ने कई बार बोला हो कि यमुना में कूड़ा न डालिए, वो लिविंग बॉडी है, कुछ भी डाले फिर भी चलता रहता है। तो वो इम्प्लीमेंट प्रोसेस होने में थोड़ा बहुत हमारा है। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी ऑर्डर आर इंक्रीजली चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में चैनल कर सकते हैं। तो एक बॉडी क्या रहे, फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ऑब्वियसली बात है। कोई हार जाएगा तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो बात तो वही होगी, जिस चीज़ के लिए आपने बनाया था इसको, घूम फिर के केस वहीं जाना है, तो उसमें बीच में ये बॉडी का क्या काम। तो ये सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर प्रॉब्लम है। दूसरी जो आती है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अब इसके अंदर क्या बोला गया है न्यूज़ में क्यों होती है, अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि है क्या, इसके अंदर होगा क्या, आगे बताऊँगा। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की, एक्ट सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑन द मैटर रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी। तो एक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक लॉन्च किया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस है, मतलब कि उन्होंने कि सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाएंगे, किस चीज़ के लिए, स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्पेस रिफॉर्म उन 4 पिलर पे रिफॉर्म किए गए, क्योंकि कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए। जो हमारी सारी इंडस्ट्री है, होता क्या है, कहीं पे कुछ पार्ट बनता है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे ये, कहीं पे वो। तो एक पूरी एक लॉबी एक बनाएंगे कि ईजिली डेवलपमेंट हो पाए। इससे क्लियरेंस मिल गया डिपार्टमेंट से, इससे नहीं मिला, इससे मिल गया, इससे नहीं मिला, इससे मिला, इससे नहीं मिला। तो एक ऐसी लॉबी बनाएंगे तो जल्दी चीज़ें क्लियर हो पाए, सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाएंगे। तो ऐसी कुछ बात हुई है, कलेक्टिवली वॉइस एक साथ आ जाए जो भी डोमेस्टिक ग्लोबली कॉपरेशन है वो एक साथ हो जाए कहीं ना कहीं। तो पॉलिसी एडवोकेसी, मतलब ये क्या करना है, पॉलिसी को इंक्रीज़ करना है, इन सब चीज़ों में वही काम करना है सब। ये प्री में कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये मेंस के पॉइंट है। कोई भी काम आप करते हो, अगर सबकी अलग अलग पावर है घर में, उस पावर को आप सेंट्रलाइज कर दो, एक पावर कर दो, तो इजी काम होता है। अलग अलग अपने अपनी सोच रखेंगे, तो वही इन्होंने काम किया हुआ है, बिल्डिंग में ग्लोबल लिंकेज। जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री है उसको
विदेश से इन्वेस्टमेंट भी आए, स्किल जॉब्स मिले, इन सब चीज़ों पे वो काम किया जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होगा, सप्लीमेंट जो गवर्नमेंट एफर्ट लगाती है टुवर्ड्स मेकिंग इंडियन ग्लोबल लीडर, उसके लिए फ़ायदा मिलेगा। डेवलप होगा तो और चीज़ें आएंगी। अब प्राइवेट वाले आते हैं, वो आए इसके पास, इसने बोला नहीं मेरे पास ये नहीं है, आप इनसे बात कर लो, ये इसके पास नहीं, इनसे नहीं, इनसे बात कर लो। जब ये एक ही आदमी होगा, एक ही आदमी प्राइवेट वाले आएंगे, एक से बात करेंगे, हो जाएगा। तो वही है कि प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो लुक, वो भी आएंगे कि अब झंझट खत्म हो गया, 10 आदमी से बात नहीं करनी, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है, चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें डेवलप होंगी। अदर कुछ रिलेटेड थिंग है ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे इन स्पेस, ये फुल फॉर्म है इसकी, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड आपकी ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस इसको नाम दिया गया। अप्रूव करता था 2020 में, मतलब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हो, प्राइवेट कंपनी आए यूजिंग स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए फिर एनसिल बनाई गई थी 2019 बजट में। न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड एनसिल, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। मेकिंग द ये आर्म्स इसरो का आर्म है। तो ये सारी चीज़ें कुछ थी। फिर एक इसमें एंथ्रिक्स कॉपरेशन थी, ये कुछ प्राइवेट प्लेयर आना चाहते हैं तो उनको परमिशन, इनका रोल था। अनदर पब्लिक सेक्टर टेकिंग वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ऐसे ऐसे कुछ पिलर इसमें डेवलप किए गए थे, पर अभी इन्होंने एक सिंगल विंडो डेवलप करके ये चाहते हैं सब एक जगह आ जाए। 4 पिलर स्पेस रिफॉर्म चाहता है, जो हमारे पीएम साहब हैं वो ये चाहते हैं। क्या रिफॉर्म, मेन रिफॉर्म बता रहे, कोई भी सेक्टर है, चाहे वो फार्मिंग सेक्टर क्यों ना हो, सब चीज़ को आज के युग में कहीं ना कहीं प्राइवेट की हेल्प जरूर चाहिए। प्राइवेटाइजेशन उसमें थोड़ा बहुत होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए, थोड़ा बहुत, कि प्राइवेटाइजेशन में अगर आपने 20% शेयर 100% ओन बाय गवर्नमेंट है कोई कंपनी, उसमें आप क्या करते हो, 20% शेयर किसका दे देते हो, प्राइवेट को दे देते हो कि मैनेजमेंट आप थोड़ा ठीक करो। तो होना चाहिए, पर 100% नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से प्राइवेट को नहीं देना चाहिए। तो प्राइवेट को अलाउ किया गया इसमें। गवर्नमेंट प्लेइंग मतलब एक गवर्नमेंट का रोल भी इसमें रहे। फिर प्लेइंग मतलब जो आपके यंगस्टर हैं, आज छोकर नासा चले जाते हैं या फिर किसी और में चले जाते हैं, जाक्सा में चले जाते हैं, जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपनी में रहें, अपनी के लिए काम करें। तो इसी सब चीज़ के लिए उन्होंने काम करना है। ये ना अटल थिंक टैंक स्पेस चैलेंज 2021, ऐसे कुछ चीज़ें चलाई गई जो 6ठी से 12वीं वाले बच्चे हैं उनको अवेयरनेस रहे, एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, नासा क्या होती है, स्पेस साइंस क्या होती है, उसके लिए सेक्टर रिसोर्सेज दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ डेवलप की गई मॉनिटरिंग सैटेलाइट के लिए, क्योंकि अब क्या हो गया कि जैसे जैसे खेती के लिए भी कहीं ना कहीं सैटेलाइट, क्लाइमेट वेदरिंग के लिए और भी चीज़ों के लिए, अगर कोई सरकार फसल बीमा योजना में आपको बीमा दे रही है तो वॉच कर पाए ऊपर से कि फसल इसने जानबूझ के तो कुछ नहीं हुआ, कोई बीमारी थी क्या। तो इन सब चीज़ के लिए कहीं ना कहीं स्पेस की बहुत बड़ी योगदान हो गया है। नेविक सिस्टम हो गया, जैसे आपका जीपीएस यूज़ करते हैं यूएस का, तो इंडिया का जो है वो नेविक सिस्टम है। जो नेवी मतलब जो फिशरमैन यूज़ करते हैं कि अपनी बाउंड्री से बाहर ना चले जाएं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है उससे बाहर ना चले जाएं, दूसरे देश पकड़ लेते हैं, फिर वो नाव भी ले लेते हैं, वो भी गिरफ्तार भी कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ रोल है स्पेस के, बहुत बड़े रोल हमारे आज के टाइम में है। और आपको पता ही है कि स्पेस आज बहुत बड़ा रोल निभाता है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2000, मतलब कि 2041 2041 मान लो, एनसीआर। आपके दिल्ली के आसपास के रीजन जो होता है, एक तो होगी दिल्ली कैपिटल आपकी, उसके आसपास हो गया नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, उसके बाद इधर मेरठ हो गया, फिर इधर हरियाणा का रीजन हो गया, राजस्थान का अलवर हो गया, और भी बहुत सारे रीजन हरियाणा के हो गए, इधर बुलंदशहर हापुड़ तक हो गया। तो उसको नेशनल कैपिटल रीजन बोला जाता है कि दिल्ली के आसपास का, क्योंकि जब दिल्ली डेवलप होगा तो आसपास का रीजन भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री इसमें लगती है, दिल्ली में तो स्पेस है नहीं, बड़े बड़े आईटी हब इसमें लगते हैं, गुड़गांव के आपने देखे होंगे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा में आपने देखे होंगे। तो इस टाइप का पूरा एक रीजन है। अब इसको क्या किया गया, इसके साइज़ को रिड्यूस किया गया। ये बहुत दूर तक फैल गया था, ये 80-80 100-100 किलोमीटर दूर तक चला गया था। अब सरकार चाहती है कि इतनी दूर यार फालतू में बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल फंड देना पड़ता है इस चीज़ के लिए सरकार को कि डेवलप करने के लिए। अब वहाँ पे 100 किलोमीटर दूर क्या करेंगे, तो सरकार ने कुछ रीज़न इसका रिड्यूस किया है साइज़ में, ये इसके अंदर है, रिड्यूस द साइज इन, इसके बारे में। अभी क्या बोलते हैं कि NCRBA जो बनाया गया था, प्लानिंग बोर्ड जो बनाया गया था इसका, वो सेटअप हुआ था 1985 में। किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया उस चीज़ के लिए सारी वही बात है। अब न्यू बाउंड्री सेटअप की गई है, वही क्या रीज़न क्या था, विल बी मतलब सर्कुलर बस 100, यहाँ सेंट्रल पॉइंट है न्यू दिल्ली है, इसके 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर भी क्रॉस कर गया था। तो 100 किलोमीटर रेडियस में रखा जाएगा फ्रॉम द राजघाट। ये राजघाट जहाँ पे गांधी जी की स्मृति है, वहाँ से 100 किलोमीटर चारों साइड को, तो वहाँ से चारों साइड को क्या होगा, नेशनल कैपिटल रीजन गिना जाएगा।
तो ये इन्होंने काम किया है, इस पर कोर एरिया इसको बताया गया। तो पहले मैंने आप देखा मुजफ्फरनगर, शामली, यहाँ तक था, मेरठ, बागपत, ये देखो ये यूपी के हैं। अब इसमें आपको देखना सबसे ज़्यादा ज़िले, मतलब सबसे ज़्यादा सिटी कौन से की है, वो हरियाणा की है। देखो करनाल, जिंद, यहाँ तक था ये। तो ये था राजघाट से 100 किलोमीटर, ये सारी चीज़ इसके अंदर थी, बाउंड्री डेवलप। तो जो एनवीसीएस 1985 में मतलब किया गया था, अर्बन डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया था बियॉन्ड 100 किलोमीटर एंड अप टू एग्जिस्टिंग एनसीआर बाउंड्री, जो है टच है, कॉरिडोर डेवलप किए। करंटली एनसीआर कंसिडर 24 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की और राजस्थान की, जो है 24 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। अब इसका नेम क्या है, नेशनल कंजर्वेशन जोन डेवलप किया जा रहा है नेशनल जोन 41 प्लान के अंदर। कंजर्वेशन जोन क्या है, कुछ नहीं है, ये दिल्ली में पॉल्यूशन वॉल्यूशन बहुत हो जाता है, घिच पिच बहुत होगी, तो ये क्या सोचते हैं अगर आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो तो दिल्ली का भी अच्छा रहेगा। एम्पावर स्टेट को किया गया डिसाइडिंग द, मतलब जो उनकी तहसील है, एनसीआर बाउंड्री शुड बी रिमेन इन इट और नॉट, उनको एक पावर दी जा रही है। स्लम फ्री एनसीआर डेवलप करना है, वही सारा डेवलपमेंट करना है, तो स्लम भी कम करना है, तो वही जो इनके प्लान है। कनेक्टिविटी बढ़ानी है, जैसे आरआरटीएस डेवलप किया जा रहा है। आरआरटीएस जो है कनेक्ट करेगा, यहाँ से अभी दिल्ली से मेरठ कनेक्ट करेगा, फिर दिल्ली से अलवर कनेक्ट करेगा, फिर दिल्ली से पानीपत जाएगा, तो आरआरटीएस डेवलप किया जा रहा है। तो रेलवे का देखो इसमें है भी, ये वाली बात भी है। इम्प्लीकेशन मोर और काम किया जाएगा, पार्ट ऑफ पानीपत हरियाणा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ड्रॉप टू न्यू एनसीआर में, मतलब जो कुछ पार्ट है हरियाणा का, कुछ पानीपत का कुछ जो पार्ट है, और जो यूपी का मुजफ्फरनगर है उसको ड्रॉप किया गया है, न्यू एनसीआर जो मैप बनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, बेनिफिट टू रूरल एरिया को बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है, कहने का मतलब डेवलपमेंट है। ये चाहते हैं दिल्ली का जो सराउंडिंग एरिया है वो ठीक रहे, जो इनकी चॉइस है, तो वो सारा काम इसके अंदर किया गया है। इशू क्या है, इशू यही है कि जो करंटली अभी जो स्पेन है, मतलब जो कवर एरिया है, वो कहना 150 से 175 किलोमीटर तक लंबा किया हुआ है, ठीक है, वो बियॉन्ड जा रहा है 100 किलोमीटर की, तो इसमें कुछ कम करेंगे। लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जैसे वाटर, सैनिटेशन, दिल्ली में ढंग से नहीं है, तुम एनसीआर में क्या अच्छा कर पाओगे। लीगलिटी, मतलब जो लीगलिटी ऑफ द सम प्रॉपर्टीज़, नैरो रोड्स हैं, ये वो सब है, कहीं कच्चे मकान है, कहीं पे इलीगल डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ है। अर्थक्वेक, फायर, डिजास्टर, इनके सबके रिस्क रहते ही हैं, ये सारी चीज़। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, भाई दिल्ली जल बोर्ड वाले एनडीसी की नहीं सुन, एनडीसी वाले यूपी के नहीं सुन रहे, यूपी के निगम वाले इनकी नहीं सुन रहे, तो उनमें कॉन्ट्रडिक्शन कहीं ना कहीं रहता है। तो आपको याद क्या रखना है, इसको कब बनाया गया, इसको 1985 में इसको डेवलप किया गया एनसीआर को। और कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर जो राजघाट का एरिया है उसको कोर एरिया बोला जाता है, और बढ़ा सकते हैं। अभी इसमें 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ इसको रिड्यूस किया गया। अब पूछेगा इंक्रीज़ किया गया एनसीआर को, नहीं, इसको रिड्यूस किया गया है। और आपको पता ही है डेवलपमेंट के लिए काम करता है, डेवलपमेंट जो भी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसमें क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ये 28 एनिवर्सरी थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, ठीक है। 12 अक्टूबर को हम ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको याद रखना है इंडिया का नेशनल 12 अक्टूबर, यानी कि गांधी जी के 10 दिन बाद, गांधी जन्मदिन से 10 दिन बाद। ये हिस्ट्री होती है, याद कैसे रखें हिस्ट्री को, जो भी आपको डेट याद हो, जैसे मुझे 5 तारीख को विभाजन हुआ, 8 अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ, जो भी डेट याद हो उससे आप याद रखो अगली डेट, जो लिंक कर लो। तो नेशनल ह्यूमन राइट जो आपकी कमीशन है वो 12 तारीख को ऑब्जर्व करती है नेशनल ह्यूमन राइट, उसी दिन इसका किया गया था। तो ये वॉच हो गया कि इंडिया में, भारत में ह्यूमन राइट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सबके लाइफ सही से जी रहे हैं, लिबर्टी इक्वलिटी मेंटेन है, इंटरनेशनल जो कन्वेंशन की हुई हैं, कोर्ट है वो ध्यान रखती हैं इसके ज़रिए कि इंडिया में सब काम ठीक से चल रहा है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था भाई 1993 में, जब मंडल कमीशन बना था 12 अक्टूबर को। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 अमेंडमेंट किया गया था, उसके लिए एक एक्ट बनाया था प्रॉपर तरीके से, और इसको डेवलप किया गया था 1993 में डेवलप किया गया था। फिर इसमें कुछ चेंज किए थे 2006 में, फिर 2019 में कुछ और चेंजेस के अंदर किए गए थे। ये इस्टेब्लिश हमने एक पेरिस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया था, प्रमोट किया था कि मतलब जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन में, कि हम अपने भी देश के ह्यूमन राइट को बचाएंगे। तो पेरिस असेंबली करके नाम दिया गया, पेरिस प्रिंसिपल। तो उसकी बेस पे हमने ये डेवलप किया था, क्या डेवलप किया था, ह्यूमन राइट कमीशन। अब इसके अंदर है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 2 पॉइंट तो मिल गए आपको प्री के, कब बनी थी और किस बेस पे, पेरिस प्रिंसिपल बेस पे, और 12 अक्टूबर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट, आते हैं क्या क्या इसके अंदर है। मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि बहुत सारे इसके अंदर मेंबर हैं।
एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं। चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन कोई भी हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अ चेयरमैन। कोई भी पर्सन हो हु इज हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो। अब इनको अपॉइंट कौन करता है? इनका अपॉइंट ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। 6 आदमी प्रेसिडेंट को नाम बताएंगे, इनको बना दो। 6 मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्वियसली बात है। पीएम फर्स्ट, उसके बाद लोकसभा स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसके बाद भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा बुला रहे हैं तो डिप्यूटी स्पीकर भी आना चाहिए। अब बोलोगे अब इसमें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों नहीं आया? नहीं नहीं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो वाइस प्रेसिडेंट हो गया ना, वो नहीं, फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना प्रेसिडेंट में उनमें। तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हमने इसमें बुलाया है। लीडर ऑफ अपोजिशन, अब ये तीनों आदमी पीएम हो गए, तुम्हारे स्पीकर हो गए, डिप्यूटी चेयरमैन एक बार को बोल सकते हैं कि सत्ताधारी पार्टी का है, तीनों तो ये होगा सत्ताधारी पार्टी का। तो अपोजिशन बोले कि हमारा आदमी तो कोई ना, सरकार खुद कर लेती है। भाई आपको भी बुलाएंगे, लीडर वो अपोजिशन बुलाया दोनों हाउस के। और यूनियन होम मिनिस्टर जो अभी अमित शाह हैं, तो भैया दोनों हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन, हाउस के स्पीकर, डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, पीएम, और उसके बाद क्या कौन हो गया? उसके बाद हो गया आपके होम मिनिस्टर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 आदमी की इसमें मेंबर कमेटी होती है। वो प्रेसिडेंट को नाम बताती है, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट कर देता है। तो अपॉइंट कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट करेंगे। अब इनका टेन्यूर क्या है? देखो हम इसके साथ पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ये लेंदी क्यों है? ये लेंदी इसी वजह से है कि उसमें बहुत ओपनली चीज़ें दी गई, यानी कि करंट में तो था, उससे रिलेटेड भी इन्होंने पूरी पॉलिटी छाप दी है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इसलिए लेंदी होती है। टेन्यूर क्या है इसके अंदर कि इनका जो होना चाहिए भाई, टेन्यूर जो है इनका 3 ईयर, और जब तक 70 साल एज के ना हो, तो 3 ईयर 70 साल एज, ऐसे करके लिख सकते हैं, 3/70। और प्रेसिडेंट कभी भी इन्हें रिमूव कर सकता है, कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी मेंबर फ्रॉम द ऑफिस अंडर द सम सर्कमस्टांसेस पे उनको रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। मेंबर कितने होते हैं? 3 4 1 + 4, जो मैंने आपको बताया था ये रहे, चेयरमैन और 4 मेंबर, 1 + 4 इसके अंदर मेंबर होते हैं। अब रोल और फंक्शन क्या है? इसकी पावर होती है जस्ट लाइक सिविल कोर्ट होती है ना, देखो क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट होती है। जो सिविल कोर्ट होती है उसकी जैसी पावर इसके पास है, उसी जैसी जुडिशियल करेक्टर की होती है, नेचर की। पूरी तरह कोर्ट नहीं होती पर काइंड ऑफ बोल सकते हैं सिविल पावर इसके पास होती है। यूटिलाइज करती है सर्विस ऑफ एनी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन करे, इन्वेस्टिगेशन कंप्लेन ये नोट कर सकती हैं। और जो भी इनके पास मैटर आएगा, अब आपको कमेंट में बताना है, मैंने ऊपर एनजीटी का बताया था, उसको कितने मंथ में वो मैटर ख़त्म करना है, आपको कमेंट में बताना है। जो भी इसके पास मैटर आएगा 1 साल के अंदर इसको क्या करना है, इसको ख़त्म करना है। और कमीशन इज़ नॉट इम्पार्ट, मतलब कि इंक्वायरी इन द मैटर ऑफ एक्सपायर 1 साल के अंदर ही ख़त्म नहीं कर पाई, उसके बाद इसके पास पावर नहीं है, इसके बाद इम्पावर नहीं है इंक्वायरी करने के लिए किसी मैटर में आफ्टर द एक्सपायर ऑफ 1 ईयर ऑफ द डेट विच इज़ एक्टिव कंसल्टेड वायलेटिंग ह्यूमन राइट। ये सब चीज़ इसमें बताई गई है, तो 1 साल आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें मेनली रिकमेंडेड इन नेचर में है। ये भी क्या करती है कि अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ये सरकार को बोलना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन है, प्लीज़ इसको ठीक करो। अब सरकार का कंपलसरी नहीं है इनकी बात माने, वो क्या है, वो रिकमेंडरी है, बस रिकमेंड कर सकती हैं। ठीक है, इनके पास कोई पावर नहीं है पनिश करने की। अगर कोई वायलेट कर रहा है, कुछ भी है, ये वो है, भैया विक्टिम है, इसको पैसे दो, नहीं पैसे देने पड़ेंगे, ये वो, तो ऐसी कोई पावर नहीं है कि रिवॉर्ड करने की, इनको पैसे दिलवाने की, मॉनेटरी रिलीफ, बस ये है। तो इसकी वजह से इसको क्या बोले, लिमिटेड रूल है इनका, विद द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन बाय द मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। देखो आर्म फोर्स के तो राइट ही नहीं है, आपको पढ़ोगे आप, जब 32 के नीचे उतरोगे आर्म फोर्स के स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनमें उनका ही राइट नहीं है, तो इनका भी राइट, ह्यूमन राइट का क्या राइट होगा भाई? कोई कल को आर्मी वाला बोलने लगे मुझे तो नहीं रहना, मेरा ह्यूमन राइट वायलेशन है, मुझे तो वहाँ पे टॉयलेट नहीं मिल रहे बॉर्डर पे, भाई ये बात थोड़ी होती है। आप जिस नौकरी के लिए आए वो तो है ही हार्ड, उनको तो सैल्यूट करना चाहिए, तो उसके लिए नहीं है। और भी चीज़ों की लिमिट रूल कैसे लिख सकते हैं कि पावर नहीं है पनिश करने, वायलेटेड हुआ, किसी को मॉनेटरी रिलीफ नहीं दिलवा सकते विक्टिम को, तो किस बात की फिर रिकमेंडेड नेचर है। नॉट empowered टू एक्ट when the human right violation to the private party take place। अब भैया भी प्राइवेट पार्टी वायलेशन कर रही है, ठीक है, या प्राइवेट पार्टी के होगा, तो उसमें भी इम्पावर नहीं है, ये तो बस गवर्नमेंट की सुन सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है या सरकार कर रही है उसकी ही सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर, कुछ इनके निगेटिव पॉइंट यहाँ पे दिए गए जो आप मीन्स में लिख सकते हो और जो प्री के अंदर भी आ सकते हैं। ये हो गया।
अब सेकंड फेज ऑफ अमृत मिशन, एक मिशन है अमृत, इसके बारे में शायद आपने पढ़ा भी होगा। अमृत मिशन, इसके अंदर क्या है, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ ये, थोड़ा थक जाता हूँ ना पानी के लिए, तो वीडियो भी लंबी नहीं होनी चाहिए, और तो नेक्स्ट वीडियो में ये बताता हूँ आपको अमृत मिशन।